वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का जो है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड वो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे फो का मतलब होता है हमारे एनिमी, हमारे दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारा फ्रेंड और फो दोनों क्यों बोला गया है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आपने बहुत सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हालांकि यहाँ आपके आसपास जो है कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, और उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज़ में। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में जो गीली ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है, और जो ब्रेड है वो ग्रेइश वाइट, मतलब ये जो ब्रेड है ये ग्रेइश वाइट पैचेस इस पर पड़ जाते हैं। अगर आप इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखोगे ना, तो आपको छोटे छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, छोटे छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर्स, ये क्या आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं। एक्टिविटी 2.1 है, आपको कुछ गीली मिट्टी लेनी है खेत से और उसको बीकर में डाल देना है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर पानी डालना है, और जब सॉइल के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो आपको एक बूंद लेनी है बीकर से और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। बेसिकली एक्टिविटी में था क्या, आपको क्या लेनी है, सॉइल लेनी है और उसको क्या कर देना है, बीकर में डाल देना है। ठीक है, ये आपने बीकर में डाल दी, फिर उसको आपके अंदर पानी मतलब उसके अंदर आपको पानी डाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो नीचे बैठ जाएंगे सॉइल के पार्टिकल्स, तो एक बूंद आपको लेनी है पानी की और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.2 है अब कि आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है पानी की पॉन्ड से, तालाब से, और उसको ग्लास स्लाइड पे फैला देना है। ग्लास स्लाइड क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर सी कांच की स्लाइड होती है, मतलब कांच का एक रेक्टेंगुलर सा ग्लास होता है, ठीक है, जिस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से पहले। तो हमें किसी भी तालाब का पानी लेना है, ठीक है, उसको हम इस पे ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो आपको क्या आपको दोनों एक्टिविटी में क्या दिखेगा कि छोटे छोटे से जो हैं क्या छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स आपको इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। अब इन्हें देख के हमें ये पता चलता है कि पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और ये सारे ही हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ब्रेड पे फंगी उग जाती है, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते हैं, और दूसरे हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो यहाँ पे तो था आपका कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है आपका कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ है ना, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, इसीलिए इन्हें माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब जो वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, वो कहाँ होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जिसको उससे कोई भी चीज़ लेनी होती है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब वायरस सिर्फ उसी की बॉडी की सेल्स के अंदर जाएगा जिससे उसको कुछ लेना होगा, तो उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसकी सेल्स के अंदर जाएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैदा हो जाता है। कोई भी बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है, प्लांट या फिर एनिमल के अंदर भी हो सकता है। कुछ वायरसेस आपको फिगर 2.5 में दिखा रखे हैं। कॉमन जैसे हमें खांसी, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और बहुत सारी खांसियाँ जो हैं वायरसेस से होती हैं। सीरियस डिसीज़ जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, डायसेंटरी, मलेरिया हमें प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस
हमें बैक्टीरिया से होता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ा है। तो ये बैक्टीरिया हैं, ये आपको दोनों बैक्टीरिया के फिगर्स दिखा रखे हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। ये आपको क्या दे रखे हैं, एल्गी दे रखी है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। एल्गी होती है कैलामाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कौन कौन से, अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ होते हैं। फंगी कौन कौन से हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। और ये आपको वायरसेस दे रखे हैं दोनों। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया। देखो ये आपका कॉन्सेप्ट 9th क्लास में भी है, तो अभी समझते हैं इसको। देखो ये हमारे आसपास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक सिंगल सेल्ड, मतलब जिनके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही क्या होगा, सेल होगा। एक होते हैं मल्टीपल सेल, मल्टी सेलुलर, जिनके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। इन सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, जो ये सिंगल सेल्ड होते हैं इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मतलब एक, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही सेल है, सिंगल सेल हम। और मल्टी सेलुलर उनको कहते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा सेल जिनके अंदर होती है उनको हम क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल, यानी या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होगा जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल हो जैसे एल्गी, फंगी, ठीक है। ये हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान वाला मतलब ऐसा एरिया हो सूखा सूखा सा, उसमें भी रह लेते हैं। ये एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको जीने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहना पड़ता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो आराम से अपने आप ही जिंदा रह लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं बहुत तरीक़ों से, और कुछ जो हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमारियां दे देते हैं। और हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जो हमें फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रोब्स जो हैं बहुत सारे यूजेस, मतलब बहुत सारा इनका यूज़ होता है, बहुत सारे कामों में ही यूज़ किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, क्या क्या, कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम फ्रेंडली माइक्रोब्स देखेंगे, मतलब यहाँ पे हम फ्रेंड वाला पोर्शन करेंगे, फो वाला आगे आएगा हमारा, ठीक है। अब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी हेल्प किए जाते हैं, मतलब करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, नेचुरल वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, एनिमल्स के रिमेन्स वगैरह, एनिमल का वेस्ट वगैरह, उनको ये क्या कर देते हैं, हार्मलेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो हमें नुकसान अब नहीं पहुंचा सकते उस फॉर्म में, और जिनको हम यूज़ कर सकें ऐसे सब्सटेंसेस में ये कर देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया करते हैं। और हमें ये याद रखना है कि बैक्टीरिया को दवाइयाँ बनाने के लिए भी हेल्प किया जाता है। खेती बाड़ी में ये सॉइल की उपजता, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होता है कि मिट्टी की क्या है, उपजता, मिट्टी की उपजता को बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी हेल्प किए जाते हैं, ठीक है। अब दही या फिर ब्रेड इनसे कैसे बनती है। आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि
जो दूध को दही कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं। तो पहली कहती है मैंने अपनी मम्मी को देखा कि उन्होंने थोड़ा सा दही लिया और उसको गर्म दूध में जो है रख दिया और अगले दिन क्या हो गया, वो दही बन गया। तो वो कहती है कैसे, दूध में दही डालने से कैसे हो गया। कर्ड के अंदर ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दही के अंदर। तो और क्या होता है, एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट है। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। और यही क्या करता है, दूध से दही बनाने का हेल्प करता है। ये क्या कर देता है, दूध को मल्टीप्लाई कर देता है और उसको दही के अंदर बदल देता है। बैक्टीरिया को चीज़ बनाने में, अचार बनाने में और दूसरे फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हेल्प करता है। मतलब हम सूजी में, इडली और भटूरे में सूजी के अंदर दही डालते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसके अंदर दही डालें। और क्या आप गेस कर सकते हो क्यों? बैक्टीरिया और यीस्ट जो है ना, वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है वो आगे देखेंगे। राइस, इडली या फिर डोसा बैटर में फर्मेंटेशन करते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं, मतलब आगे हम देखेंगे। अब एक्टिविटी 2.3 है, आपको आधा किलो आटा या फिर मैदा लेना है, उसके अंदर कुछ चीनी डालना है, उसको गर्म पानी में मिक्स कर देना है फिर, और आपको थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है, उसको गूँथ देना है, उसको सॉफ्ट सा आटा लगा देना है। आपको 2 घंटे बाद क्या दिखेगा। देखो बेसिकली एक्टिविटी थी क्या, बहुत इजी एक्टिविटी है, समझते हैं इसको हम। देखो आधा किलो आपको क्या लेना है, फ्लोर लेना है, आटा या फिर मैदा लेना है। उसको क्या कर देना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर शुगर मिक्स करना है, ठीक है। और फिर क्या कर देना है, उसको वार्म मिल्क उसके अंदर क्या कर देना है, गर्म दूध डाल देना है। फिर उसके अंदर यीस्ट का क्या करना है, यीस्ट का पाउडर डालना है। फिर क्या आपको 2 घंटे वेट करना है, ठीक है। बस ये थी आपकी एक्टिविटी, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो डो है ना आपका, और क्या करना था, इसका सॉफ्ट सा आटा भी लगाना था, जो आपने ये डाला है ना, सॉफ्ट डो आपको इसका बनाना है। तो अब आपको क्या दिखेगा, ये जो डो है ना, ये ऐसा फूला फूला सा दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है ना बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। यीस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो जब वो सांस लेता है, तो इसलिए उस गैस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और उसका जो है वेट वगैरह बढ़ जाता है, इसलिए वो फूलने लग जाता है। इसलिए दही को डालते हैं किसके अंदर, जब भी हम भटूरे या फिर इडली बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको दही में डालते हैं, उनके अंदर। क्यों? क्योंकि दही बहुत ज़्यादा जल्दी उग जाता है और इसी से क्या होता है, वो फूल जाता है पूरा आटा, ठीक है। और इसी बेसिस पर यीस्ट को ब्रेड बनाने और पेस्ट्री और केक बनाने में यूज़ किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत लार्ज स्केल पर अल्कोहल, मतलब शराब बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड मतलब सिरका बनाने में यूज़ किया जाता है। यीस्ट को अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस पर्पस के लिए यीस्ट को नेचुरल शुगर्स के ऊपर जो है उगाया जाता है, जैसे कि बार्ली, व्हीट और राइस के ऊपर जो है इस यीस्ट को उगाया जाता है। एक्टिविटी 2.4 है, आपको 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है और 3/4 पानी उसके अंदर भर देना है और 2 से 3 चम्मच उसके अंदर आपको शुगर डालना है और आधा चम्मच क्या करना है, आपको यीस्ट का पाउडर डाल देना है और उसको 4-5 घंटे गर्म जगह पे रखना है। तो इस एक्टिविटी में है क्या, आपको क्या करना है, 500 ml का तो बीकर लेना है, ठीक है। उसके अंदर 3/4 पानी डाल देना है, फिर उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपको शुगर लेना है, फिर उसके अंदर ½ टीस्पून, आधा चम्मच यीस्ट का पाउडर जो है डाल देना है। ये थी आपकी एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा 4-5 घंटे बाद, मतलब 4 से 5 घंटे आपको वेट भी करना है, ठीक है। 4-5 घंटे क्या आपको पता चलेगा कि वो जो चीनी थी ना वो कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल में।
यीस्ट की हेल्प से, मतलब यीस्ट ने क्या कर दिया है, शुगर को अल्कोहल में बदल दिया है, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल में बदल दिया जाता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी करी थी 1857 में, ठीक है, 1857 में, जब हमारी क्रांति वगैरह चल रही थी। तो मेडिसिनल यूज़, अब हम इनको मेडिसिन यूज़ करने में कैसे, मतलब ये मेडिसिन कैसे बनती है इनसे, ठीक है। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट देता है, कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह देता है, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, मतलब ये दवाइयाँ किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, ये मेडिसिन क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमें बीमारियां दे रहा है, बीमारियां फैला रहा है, तो क्या करते हैं, ये उसकी या तो ग्रोथ को ही बंद कर देंगे या उनको मार देंगे। और इन्हीं दवाइयों को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो या तो मार दें उस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब को या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें, ठीक है। अब ये आजकल जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया, फंगी से बनाया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासिलिन और अरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ जो हैं कॉमन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स के नाम है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। और ये जो हैं एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया जाता है, किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब ऐसे बनाया जाता है कि वो अच्छे से क्या करे, बहुत सारे बीमारियों को वो अकेला ही क्योर कर सके, उसका इलाज कर सके, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे एक बीमारी पे काम कर रहे थे जो बैक्टीरिया से हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ना ग्रीन मोल्ड है, छोटा सा ग्रीन मोल्ड है। उसने क्या किया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को उसने बंद कर दिया और क्या कर दिया, उसको मार दिया बैक्टीरिया को, ठीक है। जो बीमारी मतलब जो जिस बैक्टीरिया से बीमारी हो जाती थी उस ग्रीन मोल्ड ने क्या किया, उसको मार दिया। तो तभी से ही पेनिसिलिन जो है प्रिपेयर करने, पेनिसिलियम बनने लगे, मतलब इस ग्रीन मोल्ड से पेनिसिलियम बनती है। तो पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, एनिमल्स के खाने में भी मिलाया जाता है ताकि ये चेक हो सके कि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं। और ये प्लांट की बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करने में हेल्प करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये ब्लू कह रही हूँ, ये जो येलो बॉक्स है आपका क्रीम स्किन का लग रही है, तो इस बॉक्स को हमें देखना है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो इसको आप देख लो पहले अच्छे से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि एंटीबायोटिक्स मतलब हमें क्या करना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर दे तभी लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। और जितनी दवाई डॉक्टर देता है उतनी हमें कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बेफालतू में एंटीबायोटिक्स लेते रहें तो ये क्या कर सकता है, अगर आपको फ्यूचर में भी कभी नीड पड़ेगी ना दवाइयों की तो वो असर ही नहीं करेगी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को अगर हम फालतू में लेंगे तो ये जो है अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो उनको भी मार देता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं क्या हो जाते हैं, कोल्ड और फ्लू को फिर एंटीबायोटिक्स उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं जो वायरसेस से हो जाते हैं, जैसे कोल्ड और फ्लू, ठीक है। तो इसलिए हमें वैक्सीन सिर्फ डॉक्टर के कहने पे ही लेनी चाहिए। अब वैक्सीन कह रही हूँ, ये एंटीबायोटिक्स। अब वैक्सीन देखते हैं। पहले पूछती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, कौन से 5 साल तक के बच्चों को, इन्फेंट्स मतलब 0 to 1 ईयर्स के बच्चों को हम इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब 5 साल तक बच्चे को वैक्सीनेशन दी जाती है, मतलब बच्चों को या इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन, जो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, या फिर अभी भी मतलब बड़े बच्चों को भी कुछ वैक्सीन लगती हैं, ठीक है। तो वो क्यों लगती हैं, देखो, जब भी कोई भी डिसीज़ कैरिंग माइक्रो, मतलब ऐसा कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आ जाए जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैलाएगा, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि हम उससे लड़ सकें।
उस बैक्टीरिया से। हमारी बॉडी को ये भी याद रहता है कि अगर वो माइक्रोब दोबारा आया तो उससे दोबारा कैसे लड़ना है। अगर कोई कमज़ोर माइक्रोब मतलब बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब आ गया है किसी भी हेल्दी बॉडी में, तो उस बॉडी को पता होगा कि इतने से ही वो मर जाएगा, मतलब उतनी ही एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं रिमेन इन द बॉडी, हाँ, और ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं और हम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो हमें बीमारी फैलाते हैं उनसे हम बचे रहते हैं। इसलिए ऐसे ही एक वैक्सीन काम करती है। ठीक है, वैक्सीन भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और क्या करेगी, सारे ही बैक्टीरिया मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमारियाँ फैलाएंगे उनको मार देती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वैक्सीन से हम बच सकते हैं इनसे। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी 1798 में। किसकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, किसने, एडवर्ड जेनर ने। आपके बचपन में आपको कुछ इंजेक्शन दिए गए होंगे ताकि आप क्या करो, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहो। क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हो उन बीमारियों की, अपने आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अब ये ज़रूरी है कि सारे ही बच्चों को हम बीमारियों से प्रोटेक्ट करें। बहुत मतलब ज़रूरी वैक्सीन जो है हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में होती हैं। आपने देखा हो क्या कि टीवी पे जो ऐड आती है, न्यूज़पेपर्स पे, उसमें दिखाते रहते हैं कि पोलियो प्रोग्राम में वगैरह में कि कैसे बच्चों को हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दी जाती है ना, इन्फेंट्स को, मतलब इन्फेंट्स को ये वैक्सीन दी जाती है, पोलियो दी जाती है, तो ये भी एक वैक्सीन ही होती है, पोलियो ड्रॉप्स। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन लगा था, मतलब अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक कैंपेन लगा था जिसने उसका इरेडिकेशन मतलब खात्मा, उसका खात्मा कर दिया बहुत सारे दुनिया के भागों से। ठीक है, आजकल में जो वैक्सीन है, आज के दिनों में जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं ताकि ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को बहुत सारी डिसीज़ से क्या हो सके, राहत मिल सके, आराम मिल सके। अब ये सॉइल की उपजता को कैसे बढ़ाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारी एयर में जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी उपजता बढ़ जाए। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा है ये, साइयानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक हमने पिछली अपने क्लासेस में पढ़ा था कि एक राइजोबियम है बैक्टीरिया, वो भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था। हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में जो है कवर कर लिया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई डाउट है देन मतलब आप अच्छे से जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।